हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं वेब ऑप्टिक्स का हमारा ये जो लेक्चर नंबर 7 है। देखो बेसिकली हमारी ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, और थोड़ी सी मोबाइल की भी प्रॉब्लम है ना। तो इस वजह से ये लेक्चर इस तरीके से ले रहे हैं। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सारे के सारे लेक्चर ऐसे नहीं लेंगे, बट इसमें भी कोई देखो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजिली आपको इसमें से और अच्छा ही समझ में आएगा। देखो, बात करते हैं इस लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलर हम इस लेक्चर में बात क्या करेंगे सर, हम बात करेंगे कि हमारे जो कोहेरेंट सोर्स होते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं, वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, कोहेरेंट सोर्स का एग्जांपल्स क्या होता है। फिर हम ये देखने वाले हैं कि भाई हमारा जो इंटरफेरेंस क्रिएट होता है ना, वो हमारे जो है ना, अगर टू सोर्सेज अगर आपस में अगर डिपेंडेंट नहीं हो, दैट मीन्स अगर वो इनडिपेंडेंट हो, तब वहाँ पर कोई भी कोहेरेंट यानी कि वहाँ पर हमारा कोई भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्रिएट नहीं होगा। ये चीज़ देखने वाले हैं। अब इसके पीछे का जो रीज़न है, एक्सप्लेनेशन ये पूछता है कि सर ऐसा क्यों है कि हमारी जो फेज डिफरेंस सेम नहीं है, या फिर हमारी जो है जो इंडिपेंडेंट हमारी जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू हमारा इंटरफेरेंस क्रिएट क्यों नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो बहुत ही इजी सा लेक्चर है, मज़ा आने वाला है ये सारी चीज़ें देख करके। थ्योरेटिकल है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, आप चाहो तो यहाँ से इसके नोट्स भी राइट डाउन कर सकते हो। नाउ सबसे पहले देखो बात करते हैं हम लोग कि क्या है भाई ये कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, क्या चीज़। देखो क्या बोलते हैं बच्चे कि जैसे ये कहता है कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कॉन्टिन्यूसली इमिट लाइट वेव। ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूसली लाइट वेव क्या होनी चाहिए, इमिट्स होनी चाहिए ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। कंडीशन है, कंडीशन क्या है सर, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, या फिर सेम वेवलेंथ की हमारी लाइट होनी चाहिए, है ना। या फिर हम जिसको ये भी कह सकते हैं कि विद जीरो और कांस्टेंट फेज, जिसका फेज क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, एक कांस्टेंट के मतलब एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से जो है उसकी फेज जो आनी चाहिए। ओके, तो हम कहेंगे इस केस में हमारी जो जो लाइट सोर्सेज होगी ना, वो हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम यंग डबल स्लिट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो क्या हुआ था कि देखो एक सोर्स से हमारी एक लाइट आई थी, ठीक है, स्टार्टिंग वाली जो S1 थी। फिर आगे चल करके हमने फिर दो सोर्स क्रिएट कर दिए थे, याद आया, दो स्लिट हमने क्रिएट किया था। तो अब इन दो सोर्स के थ्रू हमारी जो लाइट जो बाहर निकल रही थी ना, S1 और S2 के थ्रू, याद आया ना, जो S1 और S2 जो था यहाँ पर, तो इन दोनों के थ्रू हमारी जो लाइट निकल रही थी ना, वो अब हमारी एक कोहेरेंट लाइट थी। तो लाइट को हम हमारी कोई भी लाइट देखो कोहेरेंट नहीं होती है, हम उनको कोहेरेंट बनाते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि देखो हमारी जो लेज़र लाइट होती है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी एक एग्जांपल है कोहेरेंट लाइट का, और वो हमारी एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, और बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंटेंस होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो हम लाइट को क्या करते हैं, कोहेरेंट बनाते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे यंग डबल स्लिट वाला एक मेथड है, एक एलएलॉयड वाला ऐसे करके कुछ मेथड होता है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके कुछ कुछ मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, लाइट को हम कोहेरेंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक हमारा सोडियम लैम्प होता है ना, तो इसे हमारे कोहेरेंट सोर्स के क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, हो सकते हैं ना। अगर हमने बात करी कि सर अच्छा ठीक है, जैसे इसका अपोजिट हम देख लेते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स हमारे क्या होंगे। तो हमने कहा कि अगर सेम वही कि इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव अराइविंग एट अ पॉइंट विद अ रैंडम टाइम, ठीक है, मतलब एक रैंडम टाइम है, मतलब फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है ही नहीं, कभी कुछ आ रहा है, समझ रहे हो। सो हम इस टाइप की इस टाइप की हमारी जो वेव की जो सोर्सेज होंगी उनको हम क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स कहेंगे। ठीक है, सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। यही तो हमें समझना है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये इंटरफेरेंस आपस में क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है। चलो, फिर यहाँ से एक हमारा टॉपिक हमें ये समझना है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। सही बात है, जो अगर हमारे अगर टू इंडिपेंडेंट अगर सोर्सेज हैं, तो वो आपस में कोहेरेंट नहीं होगी। कहने का सीन क्या है कि वहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्रिएट नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई। चलो देखते हैं, अब यही हमें समझना है, ठीक है। नहीं, आपने कहा सर ठीक है, ये मतलब केवल लाइन आपको समझ में आई, बात तो नहीं समझ में आई होगी, इसके पीछे का अब हम लोग रीज़न देखने वाले हैं। मस्त सा रीज़न है, मज़ा आ जाएगा, कहोगे अच्छा सर ऐसा होता है क्या, ठीक है। देखो, तो थोड़ी सी अगर हम इसकी बात करें, हमने कहा सर बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस। सिंपल सी देखो, अगर एक सिंपल से वर्ड्स में बात करें भाई, कोई रीज़न अगर नहीं देना चाहते हैं तो क्या बोल देंगे, बिकॉज द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स इमिटेड बाय द सोर्स डज नॉट रिमेन स्टडी। स्टडी का मतलब समझ रहे हो ना, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए हमारी जो कोई भी इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं बनता है। अब अगर इससे क्वेश्चन पढ़ो सर वाई, तो फिर वाई का सर अपना अलग ही वजह है सर, ऐसा क्यों, क्यों सर, क्यों क्यों। देखो, बट वेरी कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, जो फेज होते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, वेरी करते हैं। दिस वेरिएशन टेक्स प्लेस सो रैपिडली। अच्छा, ये जो वेरिएशन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रैपिडली होता है। क्यों होता है ये भी हम लोग देखेंगे।
लगभग 1 सेकेंड में 10⁸ टाइम होता है। ओके, और हम लगभग कितना देख पाते हैं, हमारी आई की जो परसिस्टेंस है वो कितनी है, लगभग 16। अगर कोई भी चीज़ अगर 16 टाइम अगर मूव कर पा रहा है ना इधर से उधर उधर से उधर, तो हम फिर उसको देख पाएंगे। अगर 16 टाइम से ज़्यादा, और सोचो कहाँ हम बात कर रहे हैं, 10⁸ है ना, टाइम पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। ओके सर बंगाली हो गया, नहीं भाई बंगाली नहीं है थोड़ा सा जो है गला खराब हो गया है ओके, तो देखो मैंने क्या कहा कि दिस वेरिएशन टेक्स प्लेस सो रैपिडली, होता है लेकिन ये जो वेरिएशन होता है ना भाई बहुत ज़्यादा होता है, दैट ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ आवर आइज, ठीक है, वी आर अनेबल टू नोट इट, हम इसको नोट नहीं कर पाते। जैसे वो लाइट वाला देखियो ना कि 50 टाइम इधर एक साइकिल, 50 टाइम जो है दूसरा साइकिल इस तरीके से कंप्लीट होता है, 100 टाइम टोटल क्या करते हैं एक साइकिल में कंप्लीट, मतलब चक्कर लगाता है 1 सेकेंड में। तो वही फिनोमेना इसके पास होता है, वो 100 टाइम है, यहाँ पर ये 10⁸ टाइम है, समझ पा रहे हो, तो ये तो और ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं फिर, हम अपनी लाइट्स को क्या बनाते हैं, कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं, दैट इज़ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बनाते हैं, देन जा करके हमें जो भी मैंने आपको फिगर दिखाया था ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट करके, तो वो बनता है हर एक लाइट में बनता है। अगर आप 2 लाइट्स को जलाओगे और उसको 2 स्लिट से अगर पास कराओगे तो हर एक लाइट में बनेगा, लेकिन उसकी ना जो बनने की जो वो होगी, क्या कह सकते हैं कि जो टाइम होगी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही तेज़ी से बनेगा, तो जिसकी वजह से हमारी आई की परसिस्टेंस की वजह से, परसिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो ना, हमारी लिमिटेशन, आई की हमारी लिमिटेशन है पर्टिकुलर किसी फिक्स्ड नंबर ऑफ इंटरवल और टाइम टाइम को की, मतलब अगर चीज़ें अगर हैपेंड होती है ना तो ही हम उनको क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो अब हम इन्हीं का जो है रीज़न समझने वाले हैं। यहाँ पे सर मैंने जो एक जो क्वेश्चन मार्क लगाया ना, वाई, ठीक है, तो हम लोग अब इसका जो है रीज़न समझने वाले हैं। चलो मेरे को बताओ, इतनी बात यहाँ तक आपको फ़िलहाल समझ में आई ना, कि सर जो है क्या बताना चाहते हैं, फेज़ बताना चाहते हैं, फेज़ मतलब ये कोहेरेंट सोर्स इनकोहेरेंट सोर्स बताना चाहते हैं, और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर हमारी कोई भी अगर 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो वो आपस में कोहेरेंट क्रिएट नहीं, सॉरी, वो आपस में इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करती। अब हम लोग इसका रीज़न देखने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई है आपको? आगे बढ़ा जाए, देखो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मेरा मिनी लैपटॉप है, नहीं भाई लैपटॉप नहीं है, फ़ोन ही है, देखो। तो ओके ओके सर, ओके ओके, देखो अब बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है सर, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ सर। एक्सप्लेनेशन फॉर वेरिएशन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वेव फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ओके, तो अब हम ये बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वेरिएशन क्यों हुआ, है ना, फेज डिफरेंस में वेरिएशन क्यों हो गया, या फिर हमारी इंटरफेरेंस जो बन रही है हमें वो नज़र क्यों नहीं आ रही है। देखो सबसे पहले बात समझते, बेसिक बेसिक सी मेरी बातें समझना, जो हम मैंने जो नोट्स में लिखा है ना, बेसिक बेसिक सी बातें समझना। आप अगर एक लाइन भी आपको समझ में नहीं आए तो फिर बोलना मेरे से। सबसे पहले अगर हम बात आपसे अगर हम ये कहें कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ इन्यूमरेबल एटम्स, मतलब मिलियंस ऑफ एटम्स से क्या हुए हैं, मिल करके बने हुए हैं। भाई जैसे हमने कहा कि अगर कोई भी हमारी लाइट की सोर्स है, तो लाइट की अगर वो सोर्स है, अगर एक उस ना क्या करो ना, जैसे ये लाइट की मान लो सोर्स है, तो उसके एक सोर्स को अपने बाहर ना बाहर खींच लो, ठीक है, और अब उस सोर्स को देखोगे तो क्या होंगे, वो मिलियंस एटम से मिल करके क्या हुए होंगे, वो बने हुए होंगे, मिलियंस ऑफ मिलियंस, है ना, इसको हम कहेंगे इन्यूमरेबल एटम्स। ओके, दैट इज मिलियंस एटम्स हैं, वो मिल करके बने हुए होंगे, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब जो मिलियंस ऑफ मिलियन एटम से मिलकर के बने हुए होंगे, तो आपको पता है भाई कि एटम हमारा क्या होता है, एटम तो हमारा, एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ना पार्टिकल्स में, सब पार्टिकल्स में। तो देखो क्या हो जाते हैं हमारे एटम्स, हमारा जो है कंसिस्ट होता है किससे किससे, एक उसके पास न्यूक्लियस होता है बीच में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड। भाई न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज ही तो होता है। हाँ, पूरा का पूरा एटम आपका न्यूट्रल होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो आपका एक सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, जिसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि आपने क्लास 10th 9th में पढ़ा था कि अब उस न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द सम डेफिनिट ऑर्बिटल्स। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे जब हम अभी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है ना हमारा ओके ड्यूअल नेचर वाला,
तो हम लोग इसमें बड़े मज़े से पढ़ेंगे, है ना? जो बोर्स ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, है ना? उस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए वो सारी चीज़ें, क्वांटम में सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, देखो। तो हमने कहा कि सर फिलहाल आपको इतनी बातें पता है ना कि इन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। अच्छा, इतनी बात पता है? डेफिनेट ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाते हैं। अब बात समझो, यहीं से तो बात समझनी है, यहीं से तो बात समझनी है। नहीं से फिर आपकी आपके आने वाले चैप्टर का भी क्या करना है, एक एक कंक्लूज़न निकालना है। देखो, क्या चीज़ है कि व्हेन एटम मान लो हमने कहा, अब एटम को मान लो हमने एनर्जी दे दी। कोई भी एटम था, मिलियंस ऑफ मिलियंस एटम से मिल करके वे बने हुए थे, तो हमने मान लो हमने एटम्स को एनर्जी दे दी। ठीक सर। अच्छा, तो अब एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं? या तो हीट के थ्रू दे दो, है ना? उसको रब्ड कर दो, ऐसे ऐसे क्या कर दो, रब्ड कर दो, या फिर उसमें जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब उसमें करंट फ्लो कराओ। दो चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे ही, अब देखो होता क्या है कि जैसे ही कोई भी हमारा जो एटम है वो क्या करता है, एनर्जी ऑब्टेन करता है, तो उसके लास्ट शेल में या उसके सेल में, हमारे जो भी मतलब सेल होता है ना, जो भी हमारा K11 होता है, उसमें फिर हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उनमें हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गोज़ टू सम हायर ऑर्बिट। देखो, अगर आप किसी को एनर्जी दे रहे हो ना, तो वो क्या करेगा, वो हायर लोअर से हायर की तरफ जाना चाहेगा, बिल्कुल जाना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये नेचुरल फिनोमेना है। आप अपने अगल बगल लोगों को भी देखो, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा मतलब मैं तो मैं हूँ, मैं हूँ तो मैं हूँ, जैसी सारी एनर्जी निकल गई, ढीली हो गई, आ गए फिर वापस अपने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गोज़ टू सम हायर ऑर्बिट। तो हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं कब, जब हमने उनको एनर्जी दी। दिस स्टेट ऑफ एटम कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। अब क्या हुआ, ये जो अपने लोअर ऑर्बिट को छोड़ करके हायर ऑर्बिट में चला गया ना, इस ये जो एटम की ये जो स्टेट है, उसको हम लोग कहते हैं सर एक्साइटेड स्टेट। देखो, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली वहीं पर बना रहेगा भाई। देखो, वहाँ पर अगर कंटिन्यूअसली बना रहेगा ना, तो उसको वहाँ पर बने रहने के लिए कंटिन्यूअस अमाउंट में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मान लो हमने एनर्जी नहीं दी, ठीक है, तो हमने उसको एक्साइटेड स्टेट कह दिया। अच्छा, अब ये जो एटम, मतलब हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो इस एक्साइटेड स्टेट में रहता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। कितना रहता है बच्चे, देखो 10⁻⁻⁸ सारी की सारी कहानी इसी में छुपी हुई है। ठीक है, जैसे ही 10⁻⁸ बीतता है, अब इसकी जो है ना, मतलब ये फिर से वापस अपने ऑर्बिट में, अपने वापस उसी वाले ऑर्बिट में आना चाहता था जहाँ से ये वापस ऊपर गया था। इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, तो 10⁻⁸ तक सबसे टॉप वाले ये अपने ऑर्बिट में रहा, और उसके बाद ये जो है वहाँ से नीचे गिरने लगा। अब बात समझो, यहीं से सारा का सारा फिनोमेना होता है। जैसे ही ये आफ्टर 10⁸ जैसे ही ये नीचे गिरना स्टार्ट होगा, है ना, दैट इज हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू द लोअर ऑर्बिट। अब ऐसी बात है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जैसे ही ये जंप बैक करेगा, तो इसी जंपिंग के दौरान क्या करता है ना, ये लाइट क्रिएट करता है। कितनी मज़े की बात है, मज़ा आया? बस यही तो इसका फिनोमेना है। आपको जो लाइट दिखती है ना, वो इसी वजह से दिखती है। क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में जब जंप कर रहा होता है, ठीक है, कितने सेकंड बाद, आफ्टर 10⁻⁻8 टाइम, तो क्या करता है वो अपने, क्या करता है वो, जो एटम्स है ना, वो क्या करता है, हम कह सकते हैं कि हाँ, फिर हाँ भाई, हमारा ये जो एटम्स है वो क्या कर रहा है, वो हमारा एक लाइट को जो है वो रेडिएट कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, अब बात समझो, अब एक एटम तो भाई, हम पर्टिकुलर भाई एक एटम की बात करते हैं, एक छोटे से एटम की बात की, तो बहुत बड़ा एटम बनाए, ये दिखा दिखा कहीं पे आपको बोर्ड पर दिखा? नहीं दिखेगा। बिल्कुल एटम इसी तरीके से होता है, मतलब ये दिखा है, नहीं दिखा आपको ना, देखो, नहीं दिखा, अच्छा दिख गया, दिख गया, ठीक है। देखो, तो हमने कहा कि हमारी जो एटम्स है, वो हमारी क्या कर रही है, लाइट क्रिएट कर रही है आफ्टर 10⁻⁻8 लेटर। -8, बहुत बहुत छोटी सी वैल्यू है भाई, -8 बहुत छोटी वैल्यू है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये कहा कि सर अच्छा, -8 सेकेंड बाद, इसका मतलब है कि अब जितने भी हमारे एटम्स होंगे, वो सभी के सभी क्या करेंगे, 10⁻⁻8 लेटर लाइट, हर एक एटम की भाई देखो अपनी एक अलग टाइम लाइन होगी। बात समझ रहे हैं यहाँ से? मान लो हमने कहा भाई पहला एटम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ 10⁻⁻8 में, उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म हुआ, समझ रहे हो ना, मतलब अगर आप इस 10⁻⁻8 को अगर बहुत ही स्लो करके देखो, एकदम धीमे 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 करके देखो, स्लो मोशन वाला डांस अगर आपको कोई भी अगर देखे होगे, तो आप उस तरीके से अगर करके देखो, या फिर जाने दो कुछ और उससे बढ़िया सी चीज़, सब जाने दो, छोड़ो, उससे और अगर कोई बढ़िया सी चीज़ अगर आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही एक एटम जो है वो लाइट इमिट्स करेगा, इमिट्स करके जब
लाइट इमिट करने की जब उसकी टेंडेंसी जब ख़त्म होगी, वैसे ही अब दूसरा वाला एटम्स क्या करेगा, दूसरा वाला एटम्स क्या करेगा, लाइट इमिट करना चाहेगा। ठीक है, फिर वैसे ही उसके बाद तीसरा वाला एटम जो है क्या करना चाहेगा, लाइट इमिट्स करना चाहेगा। तो अब यहाँ से एक बात समझो कि एटम डज नॉट कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट लाइट वेव, मतलब ये जो है ना वो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट लाइट वेव इमिट्स नहीं कर रहे हैं। एटम डज नॉट इमिट अ कंटिन्यूअस इनफाइनाइट लाइट वेव बट इमिट्स वेव पल्सेस एट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहे हैं, ये लाइट को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो एंड दिस शॉर्ट इंटरवल आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। और देखो ऑब्वियस सी बात है, मैंने वही आपको बताया कि हर एटम के लिए ये जो इंटरवल होगा ना वो डिफरेंट होगा। समझ रहे हो, जैसे मान लो कि आपने कहा सर आप जैसे मान लो बहुत सारे आप मिलियंस आदमी हो, मतलब चार मान लो 10 आदमी हो। ठीक है, ठीक है, पहले आदमी ने एक हाथ उठाया, ठीक है, यस सर, फिर दूसरे आदमी ने एक हाथ उठाया, यस सर, फिर तीसरे बच्चे ने एक हाथ उठाया, यस सर। तो इस तरीके से होना है यहाँ पर, लाइट जो इमिट्स हो रहा है ना एटम से वो इस तरीके से हो रहा है। एंड हेंस फेज वेरीज विद टाइम इनर एंड ऑब्वियस सी बात है, जब लाइट की जब जो है लाइट के इमिट्स होने का जब इंटरवल जब अलग है तो ऑब्वियस सी बात है सर कि जो उनका जो फेज होगा वो भी क्या होगा, फिर कंटिन्यूअसली रैंडमली क्या कर जाएगा, वेरी करेगा। करेगा ना, यही तो होगा। आ रही बात समझ में, मज़ा आ रहा है? ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ ऐसे सर भी, ऐसे भी सर मेरे को समझ में आया है। और मेरे ख्याल से ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, वहाँ पर हम चीज़ों को ऐसे लिखते थे। हाँ, बट ये ऐसा कोई नहीं है, ऐसा ऐसा हर बार नहीं करेंगे। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ होगा वैसा इसमें नहीं करेंगे। ये पूरी की पूरी थ्योरी है, आपको समझानी है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। और भी थोड़ी सी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हैं। चलो, तो फाइनली हमें सर इतनी बात समझ में आ गई कि फेज का जो मतलब हमने ये कह दिया कि हेंस फेज डिफरेंस बिटवीन देम विल नॉट रिमेन स्टडी। ऑब्वियस सी बात है, एक बुझा, एक जैसे ही जल करके बुझा वैसे ही दूसरा जलना स्टार्ट हो गया, फिर तीसरा वाला जलना स्टार्ट हो गया, फिर चौथा वाला जलना स्टार्ट हो गया। मिलियंस ऑफ मिलियन ऐसे ही क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे वो देखियो चाइना लाइट वाला देखियो जो भगभुक जो करता है, मतलब जो झिलमिल झिलमिल जो करता है। समझ पा रहे हो? तो हाँ, फीलिंग को समझो। ठीक है, हाँ वही वाला, वो वो देखियो ना, क्या उसको कहते हैं जो रात में एक कीड़ा होता है जो उसके लाइट जलती है पीछे से, क्या तो नाम है भूल गया, बड़ा अजीब नाम था उसका। और ये चीज़ें थोड़ी सी है क्लास 10th वाली में ये चीज़ें हैं, तो आप अगर कोई आपका भाई बहन होगा छोटा, आप उससे पूछो वो आपको बता देगा, है ना। ओके, केमिस्ट्री वाले ये पोर्शन में है थोड़ा सा। ओके, नाउ तो हमने कहा कि सर हेंस फेज डिफरेंस बिटवीन देम विल नॉट रिमेन स्टडी एंड द वेव्स वेरी वेव्स क्या होगा भाई, वेव्स विल नॉट फॉर्म अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या होगा भाई, जो हमारा ये जो वेव्स होंगे ना वो एक सस्टेन्ड मतलब समझ रहे हो ना, एक कांस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाएंगे। देखो पैटर्न बनेगा, ऐसा नहीं है कि पैटर्न नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन सोचो 10⁻⁻8 सेकेंड बाद जैसे ही जला दूसरा वाला स्टार्ट हुआ। तो अगर हम पर्टिकुलर 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड में लगभग ये हमारा 10⁻16 टाइम क्या होगा, बनेगा। और इस तरीके से एक बार वाइट 16 टाइम वाइट और 16 टाइम जो है हमारा ब्लैक, मतलब जो भी जिस भी तरीके का आपका लाइट हो उस तरीके से जो है हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। बट ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ आइज हम उस पैटर्न को नहीं देख पाएंगे, तो इस वजह से हम कहेंगे सर कोई भी इंटरफेरेंस क्रिएट ही नहीं हुआ। तो हम क्यों बोले, समझ रहे हो, कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट नहीं हो पाया इस वजह से। तो ये बात फ़िलहाल आपको समझ में आई। ये बताओ, इतनी चीज़ें एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया? ये चीज़ आप खुद से जो है आप लिख लोगे, मतलब लिखने का मतलब क्या है कि मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है वो आप बता दोगे ना। आप मेरे को ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को मज़ा आया समझ में, या सर समझ में नहीं आया सर आपने क्या बोला। ओके, नाउ देखो, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करते हैं कि कंडीशन थोड़ी कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट आर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट वेव, है ना, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके थ्रू हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस जो है हम पैटर्न हम इजीली तरीके से बना सकते हैं। देखो, पहली जो कंडीशन है वो कहता है कि टू लाइट सोर्स ऑफ शुड बी कोहेरेंट। अब ऐसी बात है भाई, हम ये स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि लाइट हमारी कैसे होनी चाहिए, कोहेरेंट 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 सोर्स की होनी चाहिए। दैट इज दे शुड दे शुड, या फिर ये कह सकते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, दैट इज दे शुड लाइट वेव, मतलब इमिट्स लाइट वेव हैविंग शार्पली डिफाइंड फेज। हाँ ये होना चाहिए, इमिट्स लाइट वेव हैविंग शार्पली डिफाइंड फेज डिफरेंस। अब वही चीज़ है, मतलब इतना अगर नहीं भी लिखो, इतना थोड़ा सा ये बड़ा अजीब मेरे को सेंटेंस लग रहा है, तो पिछले वाले तरीके से भी आप लिख सकते हो, दैट मीन्स दे रिमेन इन सेम कॉन्स्टेंट, या रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम। उनका जो फेज़ है वो टाइम के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए।
ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि द वेव इमिटेड बाय द टू सोर्सेज शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारी जो वेव है ना वो इमिट्स होनी हो रही है ना, जो अलग अलग वेव जो है ना उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। थर्ड देखो जो कंडीशन है बच्चे, वो है कि द सेपरेशन बिटवीन द लाइट सोर्स। अब लाइट के सोर्स के बीच की जो सेपरेशन है, याद आया? वो स्मॉल डी, जो हम एक स्लिट लेते थे, ठीक है, और एक दूसरा स्लिट लेते थे, है ना, डी डी, ये वाला स्मॉल डी, याद आया? स्मॉल डी को आप याद करो, देखो हम लोग कहाँ देखे थे यंग डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट में। तो द सेपरेशन बिटवीन लाइट सोर्स डी शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा स्मॉल हो सकता है, जितना ज़्यादा स्मॉल हो सकता है आप उतना स्मॉल पॉसिबल पॉसिबल जो है डिस्टेंस लो, जितना आप ह्यूमन कर सकते हैं, मतलब वैसे नहीं कि नहीं है वो एकदम ही इलेक्ट्रॉन के टाइप का ले लिया, बस उतना भी नहीं लेना है। देखो एज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा अब देखो क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं सर, ऐसा इसका रीज़न भी, इसका एक सूटेबल रीज़न भी देखो। मान लो हमने कहा सर, मान लो अगर डी अगर हमारी लार्ज होगी, डी क्या होगी, अगर मान लो आपने कहा कि सर अच्छा स्मॉल लेना था, आपने कहा सर स्मॉल लेना है, मैंने कहा सर नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो सर लार्ज लूँगा, तो आपने लार्ज ले लिया। ओके, तो देखो होगा क्या, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब समझ रहे हो ना, डी लैम्डा अपॉन डी। तो अब जब देखो अगर आपने डी अगर बड़ी ली है, डी अगर आपने बड़ी ली है, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी, समझ गए? विल वेरी स्मॉल एंड फ्रिंज विल नॉट बी सेपरेटली विजिबल, है ना, बनेगी लेकिन जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी, समझ गए? तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है, डी को एज सुन, मतलब एज सुन एज पॉसिबल नहीं, मतलब जितना ज़्यादा छोटा हो सके आप उतना जो है आप उतना छोटा ले सकते हो, ठीक है। ना, लास्ट कंडीशन देखो, लास्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारे कैपिटल डी है, याद आया कैपिटल डी क्या था? कैपिटल डी क्या था? हमारी वो जो दो सोर्सेज थी ना, दो स्लिट थी ना, उनकी बीच की, और यहाँ पर जो स्क्रीन लगा हुआ था जहाँ पर हमारे इंटरफेरेंस हमें पैटर्न देखने को मिले थे, ठीक है, ये स्क्रीन जो लगा हुआ था ना, और ये, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या थी, कैपिटल टी, याद आया ना? हाँ सर याद आ गया। तो वो जो होनी चाहिए वो शुड बी लार्ज, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं कि सर एक ऐसा करते हैं, एक आप अपने घर रख लो स्क्रीन, और स्लिट सर हम यहाँ रख लेते हैं, अपने घर पे रख लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। ओके, इतनी भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करनी है। तो ठीक है, थोड़ा सा हम जो है इसको लार्ज रखेंगे एज़ कम्पेरिजन टू दिस। ओके, तो ये हमारी जो है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की क्या है, कुछ बेसिक सी कंडीशन है। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। तो कोशिश करोगे आप कि अगर यहाँ से अगर आप नोट्स को लिख लो लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना हम जो है कोशिश करेंगे इनको अपलोड्स कर दें, ठीक है। ओके, तो कैसा लगा ये आपको वीडियो? आप अपना कमेंट जो है प्रीवियस मतलब प्रीसियस अपना आपका जो कमेंट है ना वो बताओगे मेरे को, और मज़ा आया नहीं आया, ये सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? ये बेसिकली थ्योरी है, हम ऐसा इसलिए इसको पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से देखो जो है कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, पर्टिकुलर ये चीज़ कभी पूछता तो नहीं है, मे बी रेयर केस में पूछता है, बट ऑब्जेक्टिव यहाँ से ज़रूर बना सकता है, ठीक है। या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बना सकता है कि ऐसा भाई क्यों हुआ, क्या सारे ऐसे कंडीशंस हैं। चलो, तो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना आप ख्याल रखो।